हम स्टार्ट करने जा रहे हैं IAS 7। आप अब ये नहीं कहेंगे कि सर पहले आपने पर IAS 8 क्यों पढ़ा, आप IAS 7 पहले पढ़ लेना चाहिए था। तो ये इंडिपेंडेंट होते हैं। IAS 7 एक कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी है। इसका नाम है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। मतलब ये बस अब ध्यान से बातें सुनो। अच्छा, अब ना थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन जो भी हमने किया है ना, ये थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन भी इसको बोलते हैं। थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन अब हमारा सिर्फ एक चैप्टर रहता है, बाकी सारा फॉर्मेट बेस्ड चैप्टर्स है। अगर हम कैश फ्लो की बात करें या बाकी जो टॉपिक्स हैं उनकी बात करें, पेपर में अगर पेपर की वेटेज की बात करें, जो आपने अभी पढ़ा, जो अभी अभी खत्म किया, वो आपके पास था IAS 8 प्लस इक्विटी। हम दोनों साथ साथ पढ़ रहे थे। और प्लस अगर IAS 7 कर दो, मतलब इसको, तो ये आपके मिनिमम बुक जो पेपर आएगा ना, 20 मार्क्स मिनिमम और 30 मार्क्स मैक्सिमम। इसका मतलब ये हुआ कि मोस्ट ऑफ द केसेस ये 24, 26, 28 नंबर तक जाएगा। 2 सवाल नॉर्मली आएंगे, एक तो वो हो सकता है दोनों ही वो IAS 8 और इक्विटी का दे दे, या ऐसा भी हो सकता है कि वो कैश फ्लो के साथ वो दे दे। अब जो ओरिजिनली होगा ना, जो जहां तक एक्सपेक्टेशन है, कैश फ्लो का एक सवाल कंफर्म हुआ करेगा, क्योंकि बाकी दोनों को मिलाकर वो एक सवाल दे सकता है। तो 2 सवाल तो 30 नंबर का तो सवाल हो नहीं सकता। हाँ, कभी कभार शायद वो ऐसा कर दे कि दोनों में से कोई एक ही टॉपिक दे दे और 20 नंबर का दे दे। ये 2 टॉपिक है, 3 बस नाम के हैं, ये एक ही है। तो ऐसा कर सकता है कि कैश फ्लो का 20 नंबर का सवाल दे दे, इक्विटी में से दे ही ना। बट नॉर्मली वो ये करेगा 16 नंबर 18 नंबर का वो एक टॉपिक से सवाल देगा, 10-12 नंबर का दूसरे टॉपिक से सवाल दे देगा। तो इस तरह से वो इसके 30 मार्क्स तक वो जाया करेगा। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर हमने पढ़ना क्या है, नाम ही कैश फ्लो है। आपने कैश फ्लो देखना है साल भर का, कैश आया कितना और कैश गया कितना। अब एक तो ये कैश फ्लो आप देख सकते हो उस साल की कैश बुक से। कैश फ्लो कहां से देख सकते हैं, जो कैश बुक बनती है उसकी डेबिट साइड पर क्या आता है, जो कैश आया, और क्रेडिट साइड पर क्या आता है, जो कैश आउट हुआ। तो आप चाहो तो कैश बुक में भी कैश फ्लो ही होता है। फिर होगा क्या, हम करेंगे जब इस कैश फ्लो स्टेटमेंट से हम भी एक बैलेंस ऑफ कैश फाइंड करेंगे, बैलेंस ऑफ कैश फ्लो, और पेपर में क्वेश्चन के अंदर इसके साथ कंपेयर करेंगे। क्या वो आपस में बराबर आना चाहिए या नहीं, बिल्कुल बराबर आना चाहिए, क्योंकि कैश बुक भी कैश फ्लो ही है। कैश बुक में डेबिट साइड पर सारा कैश इन लिखा होता है और सारा जो क्रेडिट साइड पर सारा कैश आउट लिखा होता है। अब जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे, उसमें वो कहता है कि आपने कैश फ्लो को बनाने के लिए 3 हिस्से हैं। कहता है एक आपने कैश फ्लो निकालना है ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, कैश फ्लो कहां से निकालना है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होता है कि जो एक्टिविटीज आप कर रहे हो सेल परचेज करने के लिए, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, मतलब सेल से कैश कितना इन हुआ, डेटर से कितना कैश आया, और
पेमेंट के लिए कितना कैश गया। दूसरे लफ्जों में अगर मैं सादा सी बात बताऊं, जो एक्टिविटीज एसओपीएल के अंदर होती है, जो एक्टिविटी रेवेन्यू जनरेट करने के लिए होती है, वहां से कितना कैश फ्लो हो रहा है, मतलब इन और आउट हो रहा है। अब जो भी एसओपीएल के अंदर हम सैलरी पेड, कैश आउटफ्लो, रेंट पेड, कैश आउटफ्लो, कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, कैश इनफ्लो। तो ये हमने सेपरेटली ऑपरेटिंग एक्टिविटी को देखना है कि हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कितना कैश फ्लो हो रहा है। फिर हमने देखना है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कितना कैश फ्लो हो रहा है। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या होता है, रिलेटेड टू नॉन करंट एसेट्स। एंड इन्वेस्टमेंट। ये नॉन करंट एसेट खरीदने में कितना कैश लगा, अगर कोई एसेट बेचा है तो वहां से कैश आया कितना, वो सारा हमने किस में लिख देना है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर। सॉरी, कैश बैंक, कैश या बैंक, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दोनों। उसके बाद तीसरी एक्टिविटी होगी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो के अंदर तीन एक्टिविटी से हमने कैश फ्लो जनरेट करना होता है, और फिर उन तीनों को प्लस कर देंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा कैश फ्लो फॉर द ईयर। कैश फ्लो फॉर, अब लफ्ज ऑपरेशन जहां भी आए ना, इस ऑपरेशन का मतलब होता है सेल परचेज वाली एक्टिविटी, दूसरे लफ्जों में एसओपीएल बना। इन्वेस्टिंग का मतलब होता है हमने कोई एसेट खरीदा, ये हमारी इन्वेस्टमेंट होती है, या कोई एसेट बेच दिया। फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है आपने पैसे आए कहां से आपके पास बिजनेस में लगाने के लिए। एक तो होता है ना डेटर से पैसे आए, वो ऑपरेशन है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। आपने बिजनेस के लिए पैसे कैसे अरेंज किए शुरू करने के लिए, वो होता है कैपिटल या लोन, कैपिटल या तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में याद रखें हमेशा किसकी बात होगी, शेयर्स कैपिटल की, या इक्विटी आप कह दो, पूरा इक्विटी लफ्ज ही लिख देते हैं, और नॉन करंट लायबिलिटी। यहां से जो कैश फ्लो आया करेगा वो हमने फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कैटेगराइज करना। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए कैश बुक में सारा कैश आ रहा होता है, वहां नहीं देखा जाता किस एक्टिविटी का है। कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर, यानी स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो के अंदर स्टैंडर्ड कहता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी का अलग से कैश देखो, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का अलग से कैश देखो, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी का अलग से कैश इकट्ठा करो। कहते हैं ठीक है जी इकट्ठा कर लेते हैं, क्या इन तीनों एक्टिविटी को या तीनों एक्टिविटी से कैश फ्लो देखने के लिए क्या कोई मेथड है, कोई फार्मूला है जो स्टैंडर्ड ने बताया? तो आंसर इज यस। दो मेथड बताए हैं ऑपरेशन के लिए, डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड दोनों डिफरेंट हैं, नाम भी डिफरेंट है, काम भी डिफरेंट है। इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी के लिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड सेम है, सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो चेंज होता है। इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड से कैश फ्लो चेंज नहीं होता। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों में सेम है।
सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड में चेंज आता है, मतलब डायरेक्ट मेथड से बनाएंगे तो सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी चेंज होगी, बाकी एक्टिविटी चेंज नहीं। उसके बाद एक हम फॉर्मेट लिखते हैं, क्योंकि अगर मैं आपको सारी पहले थ्योरेटिकल पढ़ाऊंगा लगेगा तो आसान, लेकिन टाइम ज्यादा लगेगा। हम पढ़ते हैं न्यूमेरिकली फॉर्मेट और अपने सवाल शुरू कर देते हैं। उन सवालों को करने साथ साथ डेली बेस पर हमने 10 मिनट के अंदर वो सारी थ्योरी भी पढ़ लेनी है, जितने भी 3 दिन लगे या 4 दिन लगे। अब आए जरा इसके फॉर्मेट की तरफ आए, और पहले मैं बताने लगा हूं आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट का इनडायरेक्ट मेथड किस तरह से बना करेगा? सबसे पहले नाम लिखेंगे उस कंपनी का, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, for the year ended 31st December 2025। यहां पर रुपीज लिख देते हैं। सबसे पहले हमने हेडिंग देनी है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। आप यहां पर सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी लिख सकते हो। यहां से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे प्रॉफिट फॉर द ईयर या प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसके बाद अच्छा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जो आपको प्रॉफिट आता है, मिसाल के तौर पर आपने नेट प्रॉफिट फाइंड किया, 1 लाख रुपए आ गया, क्या वो कैश है? उसके अंदर तो बहुत कुछ ऐसा मिक्सचर सा होता है, डेप्रिसिएशन माइनस कर रहे होते हैं, बैड डेट्स माइनस कर रहे होते हैं। अगर एक बंदा कहता है कि उसको 1 साल में 1 लाख का नेट प्रॉफिट हुआ है, तो क्या उसके पास वो 1 लाख होना भी चाहिए कि भाई ये मेरा देखो 1 लाख मुझे प्रॉफिट हुआ है? या वो कैश और चीज है, प्रॉफिट और चीज है? अब इस प्रॉफिट के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कैश फॉर्म में होती हैं, और कुछ ऐसी चीजें हैं जो नॉन कैश भी होती हैं। हम मेथड पढ़ रहे हैं इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड के अंदर आपको वाज़ेह तौर पर नहीं नजर आ रहा होता कि ये कैश की बात हो भी रही है या नहीं। हम क्या करते हैं, प्रॉफिट में से वो तमाम चीजें जो नॉन कैश हैं वो निकाल देते हैं। प्रॉफिट में से वो तमाम चीजें जो नॉन कैश हैं वो निकाल देते हैं। मिसाल के तौर पर इसके अंदर एडजस्टमेंट कर देते हैं। एडजस्टमेंट को कहते हैं नॉन कैश आइटम्स। सबसे पहले जो और सबसे बड़ा जो नॉन कैश आइटम है वह डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। ऐड बैक कर देंगे। अच्छा कुछ बातें ध्यान से सुननी है। अगर आप कहते हो कि ये टॉपिक आपको बहुत ही अच्छा लगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर एसओपीएल की चीजें आती हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर ज्यादातर एसओपीएल की चीजें आती हैं, और एसओपीएल होता है फॉर द ईयर। एसओपीएल क्या होता है? तो यहां पर जितना भी इनकम या एक्सपेंस एडजस्ट करोगे वो उस साल का होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उस साल का होना चाहिए। ये नहीं ना पिछले साल का ना अगले साल का, फॉर द ईयर। ये जो डेप्रिसिएशन मैं वापस ऐड कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं? ऐड कर रहा हूं, क्योंकि ये उस साल की डेप्रिसिएशन है। गिवन हो तो ठीक है, वरना फाइंड करेंगे।
अकॉर्डिंग टू IAS 16 की तरह। डेप्रिसिएशन, और अब तो हमारा सिलेबस में अमोर्टाइजेशन भी है। अमोर्टाइजेशन और डेप्रिसिएशन एक ही बात है। आपने IAS 38 की अमोर्टाइजेशन होगी या IAS 16 की डेप्रिसिएशन होगी, वो हमने ऐड बैक करनी है। पता है ऐड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पहले माइनस हो चुका है, हम इसको बना रहे हैं कैश फ्लो। तो जो चीजें नॉन कैश हैं उनको हम रिवर्स कर रहे हैं। उसके बाद लॉस ऑन डिस्पोजल, उसके बाद इंटरेस्ट एक्सपेंस फॉर द ईयर, उसके बाद इंक्रीज इन अलाउंस फॉर बैड डेट्स। इंटरेस्ट एक्सपेंस एसओपीएल के आइटम, हाँ जी, तो ये एसओपीएल की लिखते हैं यहाँ ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर। इंटरेस्ट एक्सपेंस कैश कैश इंटरेस्ट, हाँ ये कह सकते हो, ये आप कह सकते हो। इंक्रीज इन अलाउंस फॉर बैड डेट्स। अब बातें जरा वही गौर से सुनिए, बहुत सारी चीजें आती हैं और ऑप्शनल भी है यहाँ। बैड डेट्स हम नहीं लिखेंगे यहाँ पर, अलाउंस फॉर बैड डेट्स का चेंज लिखेंगे। लिख सकते हैं लेकिन उसके लिए हमारी थोड़ी वर्किंग ज्यादा हो जाती है, इसलिए मैं उसको अवॉइड करवा रहा हूं। अब यहां पर मैंने लिख दिया है बैड डेट्स इग्नोर करने हैं, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ इग्नोर। मस्ट भी इग्नोर नहीं होते, हमने इग्नोर करने हैं ताकि हमारा सवाल जल्दी हो जाए। और ये जो मैंने लिखा है इंक्रीज इन बैड डेट्स, ये है चेंज इन अलाउंस फॉर बैड डेट्स, मतलब ब्रॉड ऑन और कैरिड ऑन का डिफरेंस, ब्रॉड ऑन और कैरिड ऑन का डिफरेंस। अच्छा, जो मैं करूंगा ना ब्लैक कलर के अंदर लिखूंगा नीचे, उसका मतलब होगा उसके दो ऑप्शन होंगे। वो दूसरी ऑप्शन भी मैं आपको बताता हूं, अभी लिखते जाओ। इंटरेस्ट एक्सपेंस फॉर द ईयर, अभी इस बातों का जवाब, जैसे आपने कहा कि इंटरेस्ट एक्सपेंस तो कैश फॉर्म में होता है, इसको हम यहां क्यों लिख रहे हैं, अब इस बातों का जवाब तब मिलेगा आपको जब हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट पूरा लिख लेंगे, फिर उसके बाद जवाब। उसके बाद लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, उसके बाद इंपेयरमेंट लॉस, ये सब कुछ पेपर में नहीं आता, बस इनमें से कुछ थोड़ा बहुत आता होता है, तो लिखना सारा है। इंपेयरमेंट लॉस, फेयर वैल्यू लॉस, ये है IAS 36 वाला, और ये है IAS 40 वाला। रीवैल्यूएशन लॉस, और ये कौन से वाला होगा, IAS 16 वाला। जो चीजें हमने एक्सपेंस मान के नॉन कैश आइटम माइनस की हुई हैं, वापस उनको ऐड बैक कर दो। एक लाइनें छोड़ दो ताकि पता चले कि अगर कल को कोई और चीज हमें पता चलती है तो वो उसके नीचे एडजस्ट कर लेंगे, अपने फॉर्मेट के अंदर एडजस्ट कर लेना। बाकी हम लिखते हैं, ये तो सारा प्लस करने वाली चीजें लिखी ना, जो प्रॉफिट में पहले प्लस हो चुकी हैं अब उनको माइनस कर देंगे। वो चीजें क्या हैं वो भी लिख ले। लेस, सबसे पहले गेन और डिस्पोजल, माइनस कर देंगे। उसके बाद डिक्रीज इन अलाउंस फॉर बैड डेट्स, आपको पता है ना अलाउंस डिक्रीज हो तो इनकम हो जाती है। उसके बाद कोई भी अलाउंस डिक्रीज या इंक्रीज हो तो यही स्टेटमेंट बनती है। फेयर वैल्यू गेन, पहले इनकम बनी होगी, गवर्नमेंट ग्रांट
इनकम, उसके बाद रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस, या रीवैल्यूएशन लॉस। surplus. यहां सरप्लस नहीं आता। सरप्लस क्या एसओपीएल के अंदर आता है? एसओपीएल वो तो ओसीआई में जाता है, तो इसलिए रीवैल्यूएशन सरप्लस यहां एडजस्टमेंट में नहीं आएगा, क्योंकि बात। इसके अलावा आपको कोई ऐसी बात, इंटरेस्ट इनकम फॉर द ईयर, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, अगर कोई और ऐसी चीज आ जाएगी तो आपने 2 लाइनें यहां पर या 2 या 3 लाइनें का रख दे स्पेस, ताकि अगर कोई चीज और आएगी तो वो भी यहां पर एडजस्ट कर दें। इन्वेस्टमेंट सेल करने का मतलब ये होता है कि अगर हमने कोई बॉन्ड्स वगैरह खरीदे हुए थे और आज अगर हम उसको बेच रहे हैं, उसके ऊपर हमें फायदा भी हो सकता है। मतलब जितने के खरीदे थे ज्यादा के बेचे तो गेन हो जाएगा, और कम पे बेचे तो नुकसान हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं, जो सारा लिखा है आपने, इसका एक आंसर आएगा, उसको बोलते हैं प्रॉफिट। अच्छा, एक रेंट इनकम है IAS 40 वाली, वो भी यहां से निकाल दे, क्योंकि वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का हिस्सा होता है। रेंटल इनकम IAS 40 वाली, IAS 16 वाली नहीं, IAS 40 वाली। जो IAS 40 रेंटल इनकम है वो होती कैश फॉर्म में है, लेकिन वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाती है, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में होती नहीं है। लेकिन क्योंकि हमने एसओपीएल के अंदर अदर इनकम में लिखा होता है, इसलिए रिवर्स कर रहे हैं। कुछ को इसलिए माइनस कर रहे हैं वो नॉन कैश है, कुछ को इसलिए माइनस कर रहे हैं कि वो किसी और एक्टिविटी का हिस्सा है। हमारे पास आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, इसका मतलब यह है कि वर्किंग कैपिटल चेंजेस से पहले पहले जो हमारा प्रॉफिट है या कैश फ्लो है वो आ गया। कैश फ्लो तो नहीं, प्रॉफिट कहेंगे। अब वर्किंग कैपिटल चेंजेस लेना है, तो पहले आए सीखे वर्किंग कैपिटल क्या होता है। ये वैसे छोटे होते आपको पता तो था, आप पता नहीं भूल गए हो, ये याद है। हाँ जी, आज ये वर्किंग कैपिटल क्या होता है, भूल गया जोहा, नहीं याद? सहज, वर्किंग कैपिटल कहते हैं करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज को। वर्किंग कैपिटल किसे कहते हैं? करंट एसेट्स और करंट। अब कोई इनको लिखने का तरीका 2 जगह IAS 7 ने बताई है। वर्किंग कैपिटल होता क्या है? ऑल करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज, ऑल करंट एसेट्स एंड करंट। लेकिन उसने वर्किंग कैपिटल के हिस्से बना दिए हैं। कहता है कुछ आप लोग लिख लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर, वो कौन से लिखने हैं वो भी मैं बताता हूं। कुछ लिख दो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर, और कुछ लिख दो फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर। और इसके एक और भी हल वो कहता है, कुछ लिख दो कैश एंड
कैश इक्विवेलेंट के अंदर ये क्या है ये भी हमने पढ़ना है। वो वर्किंग कैपिटल के टुकड़े करता है, डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट जाकर लिख देंगे। अब आपने सबसे पहले इनको याद करना है कि यहां पर क्या क्या आएगा। मतलब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कौन से जाएंगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कौन सा जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कौन सा जाएगा। वो कहता है जो कुछ बाकी बचा वो आपने किस में लिख देना है। तो पहले हम देखेंगे कि कौन सा वर्किंग कैपिटल ऐसा है जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में लिखना है। तो सबसे पहले कैश, बैंक ओवरड्राफ्ट, Short-term investment less than 3 months. शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, अब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट अगर लेस देन 3 मंथ है, लेस देन 3 मंथ, या रेडिली कन्वर्टेबल इनटू कैश, या इसको क्या बोलते हैं, रेडिली कन्वर्टेबल इनटू कैश, रेडिली कन्वर्टेबल इनटू कैश। Readily क्या मतलब? मतलब वो 1-2 महीने के अंदर कन्वर्ट हो जाए कैश के अंदर, रेडी यानी कैश में कन्वर्ट होने के लिए तैयार है जी। और देखें टी बिल, इसको ट्रेजरी बिल भी बोलते हैं। ये गवर्नमेंट की तरफ से इश्यू होते हैं और ये भी शॉर्ट टर्म होते हैं, 2-3 महीने के लिए होते हैं, तो इसलिए इसको भी इसमें। उसके बाद गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, या बॉन्ड्स टाइप, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ये भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में ही कवर होते हैं। शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग, पता है शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग किसे कहते हैं, शॉर्ट टर्म लोन को। शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग किसे कहते हैं, शॉर्ट टर्म लोन को, और कितना, लेस देन 3 मंथ वाला। तो ये तमाम चीजें आपने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में लिखनी है। ये तमाम चीजें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मानना है। क्योंकि बात अब आ जाए वो कौन सा वर्किंग कैपिटल है जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाकर लिखना है। वो कौन सा कैश मतलब वर्किंग कैपिटल है, मतलब करंट एसेट या करंट लायबिलिटी होगा, जिसको हमने कहां लिखना है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी के। शॉर्ट टर्म लोन या शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग, शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग, 3 to 12 मंथ वाला। अब देखिए जो फाइनेंसिंग है ना, 3 महीने से कम होगा तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, 3 महीने से 12 महीने होगा तो, बल्कि उसके बाद सारा ही टोटल। लॉन्ग टर्म तो जाता ही उधर है ना, लॉन्ग टर्म तो जाता है फाइनेंसिंग में है, तो शॉर्ट टर्म भी फाइनेंसिंग में चला जाएगा अगर 3 to 12 मंथ हो। ओके होगी बात। उसके बाद इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कौन सा कैश फ्लो जाएंगे, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। वो कौन सा, 3 to 12 मंथ वाली। और लॉन्ग टर्म तो इधर ही आनी है, नॉन करंट एसेट तो सारी इधर आने हैं ना, ये है करंट एसेट, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है ना, इसलिए वहां पे नहीं जाएगी, वहां यहां पर आती। बाकी सारा कुछ ऑपरेटिंग एक्टिविटी।
क्या बताया, क्या वो पूछे, आप सो रही थी। लॉन्ग टर्म पीरियड ही आएगा। लॉन्ग टर्म लोन वो तो आते फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, लोन। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आता है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के दो हिस्से किए हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के, अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और शॉर्ट टर्म लोन के, अगर वो 3 महीने से कम टाइम के है ना, वो चले जाएंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर। और अगर 3 महीने से ज्यादा होंगे तो वो चले जाएंगे इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर। अच्छा, कुछ और चीजें हैं वो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नहीं आती, वो यहां पर आप नीचे लिख लें। कुछ चीजें सेपरेट डील होती हैं, कुछ चीजें सेपरेट डील होती हैं, उनकी अपनी अपनी जगह होगी, मतलब वो भी वर्किंग कैपिटल चेंजेस के अंदर नहीं आएगा। मिसाल के तौर पर इंटरेस्ट पेएबल, अब इंटरेस्ट पेएबल हमारी करंट लायबिलिटी तो है, लेकिन इसको हमने वर्किंग कैपिटल चेंजेस के अंदर नहीं डील करना, अलग डील करना है। टैक्स पेएबल, डिविडेंड पेएबल, उसके बाद इंटरेस्ट रिसीवेबल, रिसीवेबल, अच्छा इनको जो आपके ये पेज पे नजर आ रही है ना, इनको छोड़ के बाकी सब कुछ अभी हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी लिखने लगे हैं ना, बाकी वो सारा उसमें लिखना है। यानी ये सारे करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज हैं जो आपके सामने नजर आ रहे हैं ना, ये सारे करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज हैं, लेकिन इनको आपने जो अभी लिखने लगे हैं, जो हिस्सा लिखने लगे हैं, वहां नहीं लिखना, ये अपनी अपनी जगह इनकी सेपरेट है। आप कहेंगे सब कुछ तो लिख लिया, बाकी बचा क्या? रिसीवेबल, पेएबल, इन्वेंट्री, प्रीपेड, अक्रूड, ये 5 चीजें अभी बचती हैं, और उन अक्रूड में ये नहीं होने चाहिए। मतलब सैलरी पेएबल हो सकता है, रेंट पेएबल हो सकता है, रेंट रिसीवेबल हो सकता है, मतलब 5 चीजें किधर जाएंगी? यहां पर अभी जो हम अपना फॉर्मेट लिख रहे हैं ना, यहां पे तो 5 चीजें कौन सी हैं? पहला, इंक्रीज इन स्टॉक, माइनस कर देंगे, डिक्रीज इन स्टॉक, प्लस कर देंगे, इंक्रीज इन अकाउंट रिसीवेबल, माइनस कर देंगे, डिक्रीज इन अकाउंट रिसीवेबल, प्लस कर देंगे, फिर इंक्रीज इन अकाउंट पेएबल, प्लस कर देंगे, डिक्रीज इन अकाउंट पेएबल, माइनस कर देंगे, इंक्रीज इन प्रीपेड, माइनस कर देंगे, डिक्रीज इन प्रीपेड, प्लस कर देंगे, इंक्रीज इन अक्रूड एक्सपेंस, माइनस कर देंगे, प्लस कर देंगे, और डिक्रीज इन अक्रूड एक्सपेंस, माइनस कर देंगे। अगर इस सबको देखें तो सिंपल सी बात लिखी हुई है, एसेट बढ़ेगा तो माइनस, कम होगा तो ऐड,
लायबिलिटी बढ़ेगी तो माइनस, कम होगी सॉरी बढ़ेगी तो प्लस, कम होगी तो माइनस। ऐसा क्यों करते हैं? वैसे पहली बात तो है कि हम इनडायरेक्ट मेथड पढ़े, मैं बताऊंगा जरूर 10-15 मिनट लगा के आपको कि इन चीजों को हमने डील कैसे करना है, इनडायरेक्टली बैकएंड पे कैसे ये कैश फ्लो बन रहा होता है। अभी सिर्फ ये सीखो कि इंक्रीज डिक्रीज प्लस करना है या माइनस करना है। एसेट्स अगर बढ़ेंगे तो माइनस, कम होंगे तो ऐड। लायबिलिटी बढ़ेगी तो ऐड, कम होगी तो माइनस। कैसे? देखिए, अगर मेरी लायबिलिटी बढ़ती क्यों है? अगर मैं किसी से पैसे लूंगा, चले अगर डेटर की हम बात करते हैं, अगर मैंने डेटर से पैसे ले लिए तो मेरे डेटर कम हो गए ज्यादा, डेटर कम हो गए तो कैश फ्लो हुआ। इसलिए जब डेटर्स कम होते हैं, एसेट्स कम होते हैं, तो इनफ्लो देखना है, बताना है। मैंने स्टॉक खरीदा, आउटफ्लो हुआ इनफ्लो हुआ? आउटफ्लो हुआ, लेकिन स्टॉक तो बढ़ गया। तो इसलिए कोई भी करंट एसेट बढ़ेगा तो माइनस, कम होगा तो ऐड। इसी तरह से लायबिलिटी बढ़ेगी तो प्लस, कम होगी तो, ये सारा इसके ऊपर वाले हिस्से में प्लस माइनस करना है, और प्लस माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा उसको हम बोलते होते हैं कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। क्या बोलेंगे? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। उसके बाद इसके नीचे लिखना है इंटरेस्ट पेड। हेडिंग नहीं, वैसे वही अभी चल रहा है काम। इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड, इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड, टैक्स पेड, बाकी का फॉर्मेट करके अच्छा, जो ब्लैक में लिखे हुए हैं ना, ये यहां पर भी लिख सकते हैं, ऑप्शनल है, इसकी कोई और जगह भी है। बेस्ट कौन सी जगह है? वो ये यहां पर बेस्ट है और ये किसी और जगह पर बेस्ट है। मतलब इंटरेस्ट पेड को यहां पर लिखना क्यों अच्छा है? क्योंकि ये एसओपीएल के अंदर आता है। वैसे इसको फाइनेंसिंग एक्टिविटी में भी लिख सकते हैं। अब फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्यों लिखते हैं? क्योंकि ये लोन के ऊपर आता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का हिस्सा है, तो इसलिए स्टैंडर्ड ने फिर दोनों ऑप्शन दे दिए। और डिविडेंड, क्योंकि ये शेयर कैपिटल के ऊपर दिया जाता है, तो इसलिए वहां से माइनस करना बेहतर होता है। लेकिन क्योंकि ये प्रॉफिट के ऊपर रिटेन अर्निंग में से माइनस होता है, प्रॉफिट अल्टीमेटली प्रॉफिट में से होता है, तो इसलिए यहां पर भी वो स्टैंडर्ड हमें कह देता है। तो इसका जो आंसर आएगा उसको हम कहते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, या जो भी आंसर आएगा इसे बोलेंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये हमारी एक एक्टिविटी पूरी हो गई। सबसे पहले दोबारा एक नजर इसको देखिएगा। अब बोलने नहीं है, अभी काम खत्म नहीं हुआ, अभी तो काम शुरू हुआ है। दोबारा देखिएगा, वो इधर चीकू, प्रॉफिट बिफोर टैक्स से शुरू करना है। सबसे पहले उसके अंदर नॉन कैश आइटम्स एडजस्ट करने हैं, जो पहले माइनस हो चुके हैं उनको ऐड कर देना है। और ये एक लिस्ट बता दी आपको,
और जो प्लस हो चुके हैं उनको माइनस कर देना है। उसके बाद यहां पर हमारे पास यहां तक फिर आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। क्वेश्चन के अंदर ना थोड़ा सा बताया होता है, उसमें फिर हम जो करंट एसेट्स बढ़ रहे हैं वो माइनस कर देंगे, और अगर जो कम हो रहे हैं, लेकिन उनमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो उसमें कंसीडर नहीं करनी, वो मैंने आपको लिस्ट यहां पर बता दी है कि ये है सारे करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज, लेकिन उसको यहां पर नहीं लेना। तो मोस्ट ऑफ द केसेस यहां पर 3 चीजें आ जाती, 5 आ जाती हैं, स्टॉक, डेटर, क्रेडिटर, एक्रूड, प्रीपेड। और उन एक्रूड प्रीपेड के अंदर जो यहां पर लिखे हुए हैं वो नहीं लेने। उसकी वजह भला क्या है, क्यों नहीं ले रहे हम? क्योंकि उनको सेपरेट ले तो रहे हैं। अभी हमने इंटरेस्ट एक्सपेंस अलग लिखा, टैक्स एक्सपेंस अलग लिखा। अच्छा, ये तो आपने देखा होगा कि क्लास में ना कुछ लोग बातें करते रहते हैं, उसमें ज्यादातर वही है, मुझे कहना नहीं चाहिए, ये कोई मैं गलत बात नहीं करने लगा, सिर्फ कुछ लोगों को बताना चाह रहा हूं कि वो ज्यादातर वो लोग हैं जिन्होंने पहले पढ़ा हो। अब आप ये सोच रहे होंगे कि तब ये बातें नहीं करते होंगे, ये तब भी बातें करते थे और अब भी बातें कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि इन्होंने आई कैप का मैसेज से अभी कुछ सीखा नहीं है। अब कहेंगे आई कैप का मैसेज, आई कैप मैसेज करता है, बिल्कुल मैसेज करता है सिखाने के लिए, मैसेज आया था ना। हाँ, तो फिर सीखना चाहिए। जब हम बोल रहे होते हैं ना, वो आपके लिए बोल रहे होते हैं, आपको बताने के लिए बोल रहे होते हैं, कि आपको समझाने के लिए बोल रहे हो। तो आप बातें करने लग जाते हो तो समझो कैसे पेपर में। फिर वो यही है, सीए में अगर मेरे यही एक ही सजेशन है कि जो बेस्ट क्लास लेता है वो कभी फेल नहीं होता। जो बेस्ट क्लास नहीं ले सकता ना, वो फिर पास तो हो जाएगा, सीए तो हो ही जाना है, लेकिन टाइम ज्यादा लगेगा। अब ये एक एक्टिविटी पूरी हो गई, एक लाइन छोड़ देंगे और अगली एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर मैंने क्या लिखवाया था अभी नॉन करंट एसेट। कौन से? नॉन करंट एसेट। कोई भी नॉन करंट एसेट खरीदेंगे, परचेज ऑफ पीपीई मतलब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, परचेज ऑफ इंटेंजिबल एसेट, परचेज ऑफ बायोलॉजिकल एसेट। कोई भी नॉन करंट एसेट खरीदेंगे, परचेज ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। मैंने अलग अलग इसलिए लिखे हैं, जरूरी नहीं कि आप इकट्ठा भी लिख सकते हो, सारा इकट्ठा ही परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट। अलग अलग इसलिए लिख रहे हैं कि आप ये ना समझें कि सिर्फ नॉन करंट एसेट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, कुछ भी खरीदेंगे, इनफ्लो होगा या आउटफ्लो होगा। इन नॉन करंट एसेट में कोई भी एसेट खरीदेंगे, इनफ्लो होगा या आउटफ्लो होगा? आउटफ्लो होगा, क्योंकि हम खरीद रहे हैं, कैश हमारा आउट हो रहा है। मतलब इस नॉन करंट एसेट में कोई सा भी नॉन करंट एसेट खरीदोगे तो वो हमारा आउटफ्लो हो जाएगा जी। ले हाँ ठीक, जितना कैश होगा ना हमने वो लिखना है बस, जितना कैश आउट होगा। नेक्स्ट देखिएगा जरा, कैश फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ, अब मैं लिख दूं नॉन करंट एसेट, इनमें से कोई भी ये बेचेंगे, उससे जो हमें कैश आएगा वो हमारा होगा इनफ्लो। मतलब इनमें से ऊपर वाला पीपीई बेच के कैश आया, इंटेंजिबल एसेट, बायोलॉजिकल एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, जिसको बेच के पैसे आएंगे, जितने पैसे आएंगे इनफ्लो। रेंटल इनकम कौन से वाली भला? IAS 40 वाली। वहां जो ऊपर लिखा था ना रेंटल इनकम, वहां माइनस किया था,
वहां से निकाल के यहां पे आकर लिखनी है, क्योंकि ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पोर्शन। उसके बाद इंटरेस्ट इनकम रिसीव्ड, ये भी ऑप्शनल है। इंटरेस्ट इनकम रिसीव्ड को ऑपरेटिंग एक्टिविटी में भी लिख सकते हो, और इंटरेस्ट इनकम रिसीव्ड को इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में भी। ये बातें हम बाद में करेंगे, अभी सिर्फ फॉर्मेट। गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव्ड, गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव्ड, रिसीव्ड लिखा हुआ, इनकम नहीं लिखा हुआ, रिसीव्ड। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पूरी होगी। नॉन करंट एसेट खरीदेंगे तो आउटफ्लो, बेचकर जो पैसा आएगा, गेन या लॉस की बात नहीं हो रही, बेच के जो पैसा आएगा इनफ्लो। रेंटल इनकम मिलेगी IAS 40 वाली, इनफ्लो। इंटरेस्ट इनकम रिसीव जो होगी, इनफ्लो। और गवर्नमेंट ग्रांट उस साल की जो रिसीव होगी, अगले पिछली नहीं, उस साल जितनी रिसीव होगी वो किस में लिख देंगे, इनफ्लो। वो इन्वेस्टमेंट लिख दिया, परचेज है, तो इसमें डिस्पोजल भी तो लिख दिया ना, कैश फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट। हाँ जी, अब इससे जो आंसर आएगा इसे हम क्या बोलेंगे, नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। उसके बाद आ गया फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी बड़ी होती है बस, फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में थोड़ी सी बातें। हाँ जी, नेक्स्ट अगली हेडिंग दे दें, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम जी इंटरेस्ट इनकम रिसीव्ड, यहां पर इंक्रीज इन शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, इनफ्लो। डिक्रीज अगर आ जाए, जो कि आता कभी नहीं है, तो आउटफ्लो। इंक्रीज इन नॉन इनफ्लो, पेमेंट ऑफ लोन या डिक्रीज इन लोन आउटफ्लो। यहां पर दो चीजें और लिखी जा सकती हैं जो कि ऑप्शनल हैं, इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड। जो आपका इंटरेस्ट पेड है, यहां पर ऑप्शन इतनी अच्छी नहीं है, और डिविडेंड पेड की यहां पर ऑप्शन अच्छी है। ये हमारे पास आ गया नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। नेट कैश फ्लो, शेयर कैपिटल बढ़ेगा तो पैसे आएंगे ना, तो और जब अगर हमने को रिडीम कर दिया तो पैसे जाएंगे। ये रिडम्पशन आती है लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं है, तो इंक्रीज ही है हमारे सिलेबस में। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग, ठीक होगी बात। आपने ये फॉर्मेट 2 दफा घर से लिख कर आना। अब आपको ये पता है कि ये फॉर्मेट वाले जितने भी टॉपिक है, जब तक आप लोगों को फॉर्मेट याद नहीं होगा, सवाल नहीं होगा। वो बाद में, बस इतना ही लिख कर आना है, ठीक है ना। 2-3 दफा कर लो। नहीं, ये आपको पता है कि फॉर्मेट में सारी चीजें थोड़ी आएंगी पेपर में, उनमें से कुछ चीजें आती हैं। जब पेपर में सवाल आता है ना, वो सारी चीजें तो नहीं आती ना, उनमें से जो जो आएगा हमने सिर्फ वही लिखना है।